अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब से एक बहुत बड़ी तबाही मची हुई है और ख़ास तौर पर पंजाब, सेंट्रल पंजाब में हुआ, जो कि आपको मालूम है नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, पत्तोकी, ओकाड़ा और ये दोनों साइडों पे रिवर रावी और रिवर चनाब के दरमियान में और सतलुज के दरमियान में जो भी इलाके थे वहाँ पर इस वक्त तबाही मच चुकी हुई है। और अब पानी जो है वो सेंट्रल पंजाब से अब साउथ पंजाब की तरफ जा रहा है और वहाँ पर अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है। अरबों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, अरबों रुपए की लोगों की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई हैं और लाखों एकड़ ज़मीन जो है अराजी, ज़रई अराजी, वो तबाह हो चुकी है और बहुत से इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई और मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब नाज़रीन, इस पे यकीनन आता है सैलाब और उससे निपटना भी होता है और इसी किस्म की तबाहकारियाँ भी होती हैं, लेकिन एक मुआहदा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो कि पाकिस्तान अभी भी कहता है कि वो मुआहदा वैसे के वैसा ही मौजूद है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहदा। लेकिन भारत ने, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया यूनिलेटरली कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अब रिवोक कर दी गई है, ख़त्म हो गई है। यानी कि उनके मुताबिक सिंध तास मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, जो कि वो कर नहीं सकते और पाकिस्तान मानने को भी तैयार नहीं है कि वो खत्म हो चुका हुआ है। अब हुआ ये कि पीर को 24 घंटे के अंदर 2 दफा भारत ने राब्ता किया, लेकिन सिंध तास मुआहदे के तहत नहीं, जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसके तहत नहीं। इन्होंने सफारती ज़राए, डिप्लोमेटिक चैनल यूज करके, जो भारतीय हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उन्होंने आगाह किया फॉरेन ऑफिस को। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा हुआ है जब से इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट साइन किया गया था 1960 में, पहली दफ़ा हुआ है कि भारत ने जो इंडस वाटर कमीशन के थ्रू जो वार्निंग्स देनी होती हैं, जो डाटा शेयर करना होता है, वो नहीं किया। और फिर उनकी जो दीदा दिलेरी देखें कि वो ये कहते हैं कि जी क्यों, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो कशीदा हैं, ख़राब हैं, लेकिन हमने जो है वो वार्निंग दी, अर्ली वार्निंग दी है खैर सगाली, यानी कि गुडविल के जज्बे के तहत। अब इस गुडविल के जज्बे ने क्या नुकसान पहुंचाया ये मैं आपको बता चुका हूं। अब रीजन क्या है कि जी ये गुडविल का जज्बा होने के बावजूद पाकिस्तान का नुकसान हुआ, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत परमानेंट इंडस कमीशन है, उसमें जब दोनों ममालिक के आपस में राब्ते होते थे तो वो वार्निंग के साथ साथ पानी का हुजम बताया जाता था, वक्त बताया जाता था और फिर ये शेयर किया जाता था कि जी अब हमारा वाटर लेवल इतना हो गया है तो अब हम इतने टाइम के बाद इतना पानी छोड़ेंगे। तो उसके तहत पाकिस्तान जो है वो अपने दरियाओं के हवाले से जो है वो अलर्ट्स जारी करता है और फिर जो आपका फ्लड कमीशन है, फ्लड रिलीफ कमीशन, वो एक्टिव होता है और बाकी इदारे एक्टिव होते हैं कि जी किस तरह पानी को मैनेज किया जाएगा ताकि नुकसान कम से कम हो। अब इस दफा भारत ने, अच्छा एक बात और कि जुलाई और अक्टूबर के महीने में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 1960 से चलता आ रहा था कि इन 4 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है उसमें डेली की बुनियादों पर राब्ता होता था, जो कि आपको वाटर लेवल शेयर करते थे। और ताकि, क्योंकि ये मूनसून का सीजन होता है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं मूनसून में जुलाई ऑनवर्ड्स, और उसका इम्पैक्ट हालांकि अगस्त के एंड में या समटाइम्स सितंबर के मिड में जाके मूनसून की बारिशें ज़रा कम हो जाती हैं, लेकिन पानी का जो भाव जो उसका गुजरना होता है वो तो चलता रहता है उन बारिशों की वजह से। तो ये परमानेंट इंडस वाटर कमीशन जो है वो डेली बेसिस पर आपस में, दोनों ममालिक आपस में
डेटा शेयरिंग करते थे और बाकायदा डिटेल्स होती थी उसमें कि जी इतने बजे से लेके इतने बजे तक इतना पानी ऊपर इंडिया के डैम्स में जो जहां पे वो रोक रहे हैं इतना पानी बढ़ जाएगा, और बाकायदा टाइम होता था, मिनट्स बताए जाते थे कि जी इतने बजकर इतने मिनट पर इतना पानी का बहाव होगा जिसको हमें फिर स्पिल्स खोलने पड़ेंगे और हम इतना पानी वहां से रिलीज करेंगे। तो अब इस दफा जिसको उन्होंने बड़ा अपने तौर पर खैर सगाली का जज्बा करार देते हुए कह दिया कि जी के बावजूद इसके कि हम दोनों ममालिक के दरमियान हालात खराब हैं, लेकिन हमने वार्निंग दी, अर्ली वार्निंग दी, और कहा यह भी जा रहा है कि जनाब अर्ली वार्निंग क्या दी इन्होंने कि या तो कोई टाइम भी देते हैं ना। अब मंडे को 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा उन्होंने राब्ता किया, और नाज़रीन ये पहलगाम वाक़े के बाद जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसके बाद ये पहला बड़ा राब्ता था जो जंग बंदी के बाद हुआ। यानी कि जो 10 मई को जो राब्ता हुआ जंग बंदी के लिए, जो कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर की सीज फायर, जो कि इंडिया नहीं मानता, तो उस वक्त जो दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ, उसके बाद ये जो है बड़ा राब्ता करार दिया जा रहा है जिसमें वो उन्होंने फ्लड के हवाले से, सैलाब के हवाले से इतला दी है फॉरेन ऑफिस को। यानी कि अब ये एक जो है ना, अब ये मैकेनिज्म जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज्म है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि जुलाई से अक्टूबर में बड़ा इफेक्टिवली काम आता था और दोनों ममालिक के लिए जो है वो फायदा मंद भी होता था। अब ये और आपको मालूम है कि अगर 1960 में ये इस मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, इंडस वाटर ट्रीटी के पर दस्तखत हुए थे, तो 60 के बाद पाकिस्तान और भारत की जंगें होती रही हैं। 1965 की जंग हुई, फिर 1971 की 1971 की वॉर हुई, और उसके बाद फिर झड़पें चलती रहीं, कारगिल जैसा वाक़या हुआ, और फिर उसके बाद अभी भी जंग हुई। लेकिन हालात जितने भी कशीदा होते थे, चाहे LOC पर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी हो रही होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस वाटर कमीशन जो है वो एक्टिव रहता था, और ख़ास तौर पर जुलाई से अक्टूबर के महीने में वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो जारी रहती थी, और शदीद तनाव के सूरत हाल में भी बाकायदा आदाद व शुमार डेटा शेयरिंग होती थी, पानी के लेवल्स के हवाले से, टाइम के हवाले से बाकायदा माइन्यूट डिटेल्स दी जाती थी कि जी इतना पानी बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से इतना पानी हम छोड़ेंगे, और उसकी वजह से आपके दरियाओं में इतना पानी आएगा, और फिर आप उसको मैनेज करते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अपने तौर पे बड़ा गुडविल जेस्चर दिखाया है कि जनाब हमने फिर भी इतला दे दी, जिसका सच कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है, ये एक दोनों की जॉइंट बॉडी है, और जिसके तहत ये पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है, और इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज भी किया गया कि ये दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसन ट्रीटी है, एक बेहतरीन मुआहदा है पानी की शेयरिंग के हवाले से, पानी की तकसीम के हवाले से, और फिर मुमकिन सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे को अर्ली वार्निंग्स और माइन्यूट डिटेल्स बताना कि जी इतने क्यूसेक पानी हम छोड़ेंगे, इतना क्यूसेक उसमें से गुजरेगा, और इतने वक्त पर गुजरेगा, इतने टाइम के लिए गुजरेगा, और कितने दिन तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, अब एक तो ये कि पहले क्योंकि इंडस वाटर कमीशन जो है उसके पास नंबर्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे होते थे कि जनाब अब पानी का लेवल इतना है, तो फिर आप उनको कहते थे कि जी आप इतना पानी अभी छोड़ दें, कि ये ना हो कि एक बड़ी मिकदार में आपको पानी छोड़ना पड़ जाए तो जिससे ज्यादा नुकसान होगा। तो वो एक मैकेनिज्म था जिसके तहत आपको एक फायदा तो कम से कम मिल जाता था कि आप वाटर मैनेजमेंट यानी कि फ्लड मैनेजमेंट को मैनेज कर पाते थे।
لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ نہیں کیا. تو وہ جو جوائنٹ باڈی ہے بقول بھارت کے، وہ اس وقت ان کے لیے ان افیکٹو ہے. حالانکہ ہمیں جس طرح ہی یہ اطلاع ملی، فورن آفس کو ملی، فورن آفس نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کو اطلاع دی. تو وہ پاکستان نے اس ادارے کو اپنے طور پر مؤثر رکھا ہوا ہے، اور ہم پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ادارہ ابھی بھی مؤثر ہے، چاہے انڈیا کہتا رہے یونیلیٹرلی کہ اس نے اس معاہدے کو ختم کر دیا. تو یہ ایک جو ہے وہ ہے. اور ارلی وارننگ، پھر واٹر فلو، ڈیلی کی بنیادوں پر معاملہ جو ڈیٹیلز شیئر کی جاتی تھیں. اور اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا عبد الباسط جو کہ سابق امبیسڈر رہے ہیں بھارت میں، انہوں نے بڑی اچھی طرح اس چیز کو بتایا کہ جی کیا وجہ ہے کہ بیسک اس سال جو ہے صرف بیسک وارننگ انڈیا نے دی ہے، کوئی مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں شیئر کی، جو ان کے خیال میں بیسکلی اس کی 3 چیزیں انڈیا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو ڈپلومیٹک یعنی کہ سفارتی ذرائع استعمال کرنے سے بھارت جو ہے وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جناب انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اس پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے اس سفارتی ذرائع کو استعمال کر کے کہ جناب انڈس واٹر ٹریٹی نہیں موجود. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز اور اس طرح کے رابطے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے بھارت نے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنے کے لیے کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا. تو یہ بھی ایک بھارت کی یہ آپ کو یاد ہے ہم نے 2-3 دن پہلے ویڈیو جب کی تھی، بیسکلی اس کا یہ سفارتی ذرائع استعمال کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی ایگزسٹ نہیں کرتا. اور تیسری انہوں نے کہا کہ سفارتی ذرائع سے وارننگ دینے کا ایک اور جو مطلب ہے کہ جی دیکھیں وہ دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالانکہ ہماری جنگ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں، ہمارا دشمن نمبر 1 پاکستان ہے، اور ہر طرح کے ہمارے پر وہ بھارت الزام بھی لگاتا ہے، ابھی تک لگا رہا ہے. پھر جنگ بھی ہوئی، آپ کو معلوم ہے 10 مئی کو جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے. لیکن اب وہ ایکسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی تو ختم ہوگی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اتنے کشیدہ حالات کے باوجود ہم نے وارننگ دی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے ایک رسپانسبل ملک ہے اور وہ ایک انسان دوست ملک ہے. اب یہ آپ دیکھیں حال کہ اگر ایفیکٹو ہوتا، ڈیلی کی بیسس پہ جولائی آنورڈ سے ڈیٹا شیئرنگ ہو رہی ہوتی اور تمام ڈیٹیلز واٹر فلو کے حوالے سے دے رہے ہوتے کہ کتنا کیوسک پانی ان کے پاس جمع ہو گیا، کتنا ہم وہ چھوڑیں گے، تو یہ شاید اتنی خراب صورتحال نہ ہوتی. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے فلیش فلڈ بن کے آیا. اچھا، پھر یہ عبد الباسط صاحب نے یہ ریزنز جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ بھارتی نے جو سفارتی ذرائع استعمال کیے ہیں ان کے پیچھے یہ مقاصد ہیں بھارت کے. اچھا، دوسرا یہ احسن اقبال صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ہیں، ان کا علاقہ نارووال جو ہے وہ سب سے زیادہ جو شروع میں ہی سب سے زیادہ تباہ ہوا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کرتارپورہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا اور سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تو احسن اقبال نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک عام تاثر بھی ہے اس وقت پاکستانیوں میں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت نے جان بوجھ کر پانی کو جمع کیا. یعنی کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اگر وہ کمیشن کام کر رہا ہوتا تو ہمیں بھی معلوم رہتا کہ اتنا پانی جمع ہو گیا ہے، تو ہم ان کو کہتے کہ جی اب آپ اتنا چھوڑ دیں. تو احسن اقبال نے بھی اس بات کو کہا کہ لگ ایسے رہا ہے کہ بھارت نے جان بوجھ کر اتنا زیادہ پانی جمع کیا اور پھر اسے ایک بڑی مقدار میں چھوڑا تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھارت نے اس نے ایک بہت ہی بری شکست کا سامنا کیا مئی کی جنگ میں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے
भारत ने पानी को एज ए वेपन इस्तेमाल किया है। तो ये भी है, और उन्होंने फिर यही कहा कि अगर भारत सिंतास मुआहदे के तहत ताउन करता तो ये जो इस वक्त जो इतनी ख़राब सैलाबी सूरत हाल है, इसको ज़रा बेहतर तरीके से हम निपट सकते थे, मैनेज कर सकते थे चीज़ों को। तो नाज़रीन, ये एक सूरत हाल है। अब आपको मालूम है कि रावी, सतलुज और चनाब के दरियाओं में तुग़यानी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लो गुजर रहा है पानी का, इर्द गिर्द के इलाकों को वो तबाह कर चुका हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में ही कि कितने ज़िले उससे तबाह हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये अब पानी साउथ पंजाब में भी दाखिल हो रहा है, और मुल्तान के मुकाम पर जो हेड महमूद वाला है, उसके मुकाम पर शगाफ डालने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि अगर शहर मुल्तान को बचाना है तो शहर मुल्तान को बचाने के लिए हेड महमूद वाला के मुकाम पर जो एक शगाफ यानी कि बॉम्ब से उसको एक बंद को तोड़ा जा रहा है ताकि पानी का रुख बदला जा सके मुल्तान शहर को बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद एक शहर तो बच जाएगा, इसके बावजूद जो एस्टीमेट्स आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जो कहा जा रहा है कि शायद 6-7 सितंबर तक मामलात पानी का बहाव जो है वो इतना ही तेज़ रहेगा, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ पंजाब में कोई करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा। यानी कि वो डिस्प्लेस हुए हैं, उनके घर तबाह हो जाएंगे, उनके गांव तबाह हो गए हैं। तो उनको तकरीबन ये कहा जा रहा है कि आपको मालूम है पंजाब की टोटल आबादी तकरीबन 12-12.5 करोड़ है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 1-1.5 करोड़ या शायद इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनको नकले मकानी करने की ज़रूरत पेश आ रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी और तबाह हो गई, और ज़्यादातर इलाकों में जो खड़ी फसलें थीं वो भी तबाह हो गईं। मवेशी का नुकसान हुआ है। अभी तक तो कहा जा रहा है कि 30-35 अमवात हैं, लेकिन खुदा न खास्ता फियर ये हो रहा है कि शायद इसका नंबर भी बढ़ेगा। और अभी नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तो ये पंजाब और साउथ पंजाब है, तो जब ये सिंध में दाखिल होगा तो आपको मालूम है कि 2 साल कबल जो मेरे ख्याल में शायद 2022 में जो खौफनाक फ्लड्स आए थे सिंध के अंदर, उसने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद से अभी तक लोग अभी उसके असरात से अभी तक पूरी तरह नहीं निकले कि अब इसका ख़दशा भी बढ़ रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तो ये साउथ पंजाब के बाद पंजनद के मुकाम पर ये 4 बड़े दरिया आपस में मिलते हैं, जिसमें सतलुज, रावी और चनाब में तो पहले ही सैलाब जैसी सूरत हाल है, यानी कि तुग़यानी है, पानी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से चौथा दरिया जो है वो जेहलम भी मिलता है, और पांचवा दरिया रिवर इंडस भी जो है वो भी उधर से उसमें मिलता है। तो ये 5 जब मिलते हैं इस मुकाम को पंजनद कहते हैं, जहाँ पे पानी अगर बहुत ज़्यादा तादाद में इन 3 बड़े दरियाओं में तो पानी आपको मालूम है जो कि पंजाब में तबाही मचाता हुआ जा रहा है, वो जब यहाँ से इकट्ठा होकर कन्वर्ज होगा और फिर जब आगे सिंध के अंदर जाएगा तो खुदा ना खास्ता कहा जा रहा है कि वो बायस परेशानी बन सकता है। अल्लाह ना करे कि इसमें, अल्लाह करे कि पानी का ज़ोर में कमी आए और कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन हमने कहा आपको बताते चलें कि भारत ने जो बेसिकली अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और खैर सगाली यानी कि गुडविल का जज्बा उसने रखा कशीदा हालात के बावजूद, उसका सूरत हाल हमने आपको बताई। शुक्रिया।